हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में हम फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि दो प्रोसेसेस अकर करते हैं, या आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का जो एंटायर प्रोसेस है वो दो मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है, यानी दो रिएक्शंस अकर करती हैं। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर कर रखी है, वो समझने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आज के सेशन में क्योंकि हम लोग डार्क रिएक्शन कवर करेंगे, सो हमारा मेन फोकस डार्क रिएक्शन और इसमें जो साइकिल्स अकर करती हैं उस पर ज़्यादा रहने वाला है। देखिए, डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन जैसे हम नाम से ही जानते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जो लाइट डिपेंडेंट नहीं होगा, यानी एक ऐसा रिएक्शन जहां हमको या प्लांट को जनरली लाइट की नेसेसिटी नहीं है, यानी रिएक्शन करने के लिए या फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके का रिएक्शन जो लाइट की एब्सेंस में अगर करता है उसको हम बेसिकली डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा ये सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये आप जानते ही हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि भाई किस जगह ये एक्चुअली अकर करता है, यानी ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का अकर करेगा वो हमारा स्ट्रोमा में है। जैसे हमारा जो लाइट रिएक्शन था वो कहाँ अकर कर रहा था? वो थैलेकॉइड में अकर कर रहा था। सेम वे जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में अकर करेगा। सेम जैसे हमारा लाइट रिएक्शन में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व थे, सिमिलर वे में हमारे डार्क रिएक्शन में भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। और ये जो स्टेप्स हैं ये एक्चुअली आपकी दो साइकिल्स हैं। पहला है आपका C3 साइकिल जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, और दूसरा है आपका C4 साइकिल जिसको हम हैचेनसॉल्ट साइकिल भी बोलते हैं। सो आइए एक एक करके इन दोनों जो रिएक्शंस है उसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें केल्विन साइकिल की, सो देखिए यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है कि केल्विन साइकिल एक्चुअली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो केल्विन साइकिल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज using energy from ATP and NADP produced in the light dependent reaction of photosynthesis। यानी जब हमारा लाइट रिएक्शन अकर करता है तो उस लाइट रिएक्शन में जो आपका ATP और आपका NADP का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके केल्विन साइकिल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी जो बेसिक रिएक्शन चल रही है वो बेसिक रिएक्शन के एंड रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं? एंड रिजल्ट्स होने वाला है कि भाई एंड ऑफ द रिएक्शन यानी एंड ऑफ द केल्विन साइकिल हमको क्या मिलेगा? हमको कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज मिल जाएगा। और ये सब होने के लिए, ये सब कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ATP रिक्वायर्ड है और आपका NADP रिक्वायर्ड है, जो हमें कहाँ से मिला? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमको मिला है, या वहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद बात आती है जो तीन मेन फेजेस हैं जिससे आपका केल्विन साइकिल जनरली अकर करता है, या तीन रिएक्शंस जो केल्विन साइकिल में जनरली हम देखते हैं या जहाँ जो अकर करती हैं। वो सबसे पहला है आपका कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है आपका रिडक्शन, और थर्ड वन है आपका जनरेशन ऑफ RUBP। सो अब एक एक करके इन तीनों रिएक्शंस को कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा कार्बन फिक्सेशन। देखिए, कार्बन फिक्सेशन जैसे आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये एक ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा जहाँ कार्बन का फिक्सेशन हो रहा होगा, या कार्बन जहाँ पर फिक्स्ड हो रहा होगा उसको हम, उस तरीके के रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन कहेंगे, जो आपका केल्विन साइकिल का पहला स्टेप है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इसमें जो CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिक्स कर दिया जाता है एक 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर, या 5 कार्बन शुगर जो है, एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो है उसके अंदर ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिक्स्ड कर दिया जाता है, राइट। और जो ये 5 कार्बन कंपाउंड है ये है क्या? ये आपका है RUBP। सो आपको ध्यान रखना है कि जो ये 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जा रहा है, ये है आपका RUBP। नाउ ये RUBP स्टैंड्स फॉर राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। तो देखिए कार्बन फिक्सेशन में क्या हो रहा है? कार्बन फिक्सेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो कि है आपका राइबुलोज बिसफॉस्फेट, इसके अंदर फिक्स कर दिया जा रहा है। और फिक्स करने के साथ साथ जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस फिक्सेशन के लिए वो भी आपको पता होना चाहिए। सो जो आपका जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस फिक्सेशन में वो है आपका
RUBISCO यानी रूबिस्को आपका एंजाइम है जो आपका क्या करेगा, इस फिक्सेशन को कंडक्ट करवाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कार्बन फिक्सेशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका एक 5 कार्बन शुगर जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जा रहा है। कौन फिक्स कर रहा है भाई, आपका एक एंजाइम फिक्स कर रहा है जो है आपका रूबिस्को या RUBISCO रूबिस्को जो आपका कार्बन है उसको फिक्स कर दे रहा है। अब देखिए फिक्सेशन से क्या हो रहा है, हमारा 5 कार्बन शुगर था, उसमें हमने क्या करा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर दिया, तो भाई कितने हो गए आपके कार्बन, हो गए 6, राइट। सो यानी जो कंपाउंड बन रहा है अब वो कैसा बनेगा, वो आपका 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या हो रहा है, इसमें 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है बाय एडिशन ऑफ 1 मोर कार्बन टू अ 5 कार्बन कंपाउंड शुगर, राइट। अब देखिए जैसे ही ये आपका 6 कार्बन कंपाउंड बना, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड आपका स्टेबल स्टेट में नहीं रहता है, ये क्विकली क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। यानी ये स्टेबिलिटी में नहीं होगा, ये अनस्टेबल स्टेट में फॉर्म होता है। और ये क्या होता है, फर्दर एकदम अचानक या क्विकली ये आपका 3 कार्बन कंटेनिंग, किसमें 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के अंदर ये स्प्लिट हो जाता है। यानी एंड ऑफ द रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, आपको 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। और जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं ये है आपका, ये है बेटा आपका 3PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बन रहा है एट द एंड ऑफ योर कार्बन फिक्सेशन। सो होपफुली कार्बन फिक्सेशन आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें किस तरीके का रिएक्शन चल रहा है। भाई 5 कार्बन जो कंटेनिंग शुगर है उसके अंदर एक कार्बन जाकर के, कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के ऐड हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये 5 कार्बन कंपाउंड आपका एक 6 कार्बन कंपाउंड या 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके एक अनस्टेबल स्टेट में बनेगा और एकदम से क्या हो जाता है, क्विकली स्प्लिट कर जाता है इनटू 2। यानी 2 क्या बनेंगे आपके, 2 आपके 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बन जाएंगे, जो कि आपका है 3PGA यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये आपका कार्बन फिक्सेशन है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। देखिए जब हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है, आपका जो ATP और NADP यूज़ हुआ था, यानी जो यहाँ पे हम ATP और NADP की बात कर रहे थे, ये ATP और NADP को यूज़ करके जो हमारा ऊपर अभी 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो आपका 3PGA था, ये क्या हो जाता है, ये आपका फर्दर किसी और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी क्या हुआ रिडक्शन में, जो आपका ATP और NADP था उन्होंने क्या करा, आपका 3PGA को यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को या 3 फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपका G3P में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दिस G3P इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी आपका जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट था, ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, राइट। 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है बेसिकली, राइट। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो ATP था और NADP था, उसने क्या करा, आपका 3PGA को किस में कन्वर्ट कर दिया, G3P में कन्वर्ट कर दिया। और इस फेज में जो एनर्जी रिच शुगर जो प्रोड्यूस होती है वो इवेंचुअली यूज़ कर दी जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड योर अदर कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो यहाँ पर जो इस फेज़ में यानी रिडक्शन फेज़ में जो आपकी जो एनर्जी रिच शुगर जो प्रोड्यूस हुई, यानी कौन, जो आपका ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो प्रोड्यूस हुआ, ये क्या होता है, ये इवेंचुअली यूज़ कर दिया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है कि भाई रिडक्शन में क्या क्या हो रहा है। रिडक्शन में जो आपका 3 कौन था भाई, 3 जो PGA था वो रिड्यूस हो जाता है किसमें,
3P में रिड्यूस हो जाता है, जिसको फर्दर यूज़ कर दिया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद बात आती है लास्ट रिएक्शन की, जहाँ है रीजनरेशन ऑफ RuBP। देखिए RuBP अगर आए वापस, तो RuBP क्या था, वो फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन चल रहा था कार्बन फिक्सेशन का, वहाँ पे जो सबसे पहला कार्बन कंपाउंड यानी 5 कार्बन कंपाउंड था, जिस पे हमने कार्बन का जो मॉलिक्यूल था कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके हमने उसको 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर में कन्वर्ट कर दिया था। ये उसी RuBP का रीजनरेशन इस रिएक्शन में होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका जो इससे पहले यानी रिडक्शन रिएक्शन में जो हमारा G3P जो बन रहा था, यानी कौन, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो बन रहा था, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हीं को यूज़ कर दिया जाता है। देखिए ग्लूकोज प्रोडक्शन में यूज़ हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन में यूज़ हो गया, लेकिन इन्हीं के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, यूज़ कर दिए जाते हैं फॉर द रीजनरेशन या क्या कहना चाहिए, रिप्रोडक्शन, दोबारा से मतलब इसका दोबारा से प्रोडक्शन होगा, रीजनरेशन ऑफ RuBP, सो दैट क्या हो सके, आपका जो साइकिल है वो फर्दर कंटिन्यू हो सके, क्योंकि अगर RuBP नहीं रहेगा तो कार्बन फिक्सेशन वापस से नहीं हो पाएगा। सो इसलिए क्या ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि भाई RuBP जो यूज़ हुआ था उसको वापस से जनरेट कर दिया जाए। और क्योंकि ये रिएक्शन चल रहा है तो डेफिनेटली क्या है, ये आपका अलग रिएक्शन चलेगा, और ये अलग रिएक्शन भी चल रहा है तो आपको इतना तो मालूम है, रिएक्शन कोई भी चलता है तो वहाँ एनर्जी यूटिलाइज होती है, तो यानी रीजनरेशन में भी एनर्जी यानी आपका ATP यूटिलाइज कर दिया जाएगा या यूज़ होगा। सो ये आपका 3 रिएक्शन थे जहां हमने समझा कि भाई आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये किस तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। भाई यहाँ हमने क्या करा, यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसको यूज़ करके हमने रिडक्शन में क्या बना दिया, हमने ग्लूकोज बना दिया, और प्लस इसी को यूज़ करके हमने यानी ATP को ही फर्दर यूज़ करके हमने क्या करा, क्या बना दिया, आपका RuBP को रीजनरेट कर दिया या उसको दोबारा से बना दिया। तो ये तो था आपका ऑल अबाउट व्हाट द कैल्विन साइकिल। यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किया है इसका डायग्राम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तीनों स्टेप आपको दिख रहे हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RuBP। ये आपका पूरा ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कैल्विन साइकिल का। सो अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट साइकिल की, जो है आपका हैच एंड सॉल्व साइकिल, जिसको हम C4 साइकिल भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर C4 साइकिल की बात करें तो ये C3 साइकिल यानी आपके कैल्विन साइकिल की तरह सबसे पहले तो वर्क नहीं करती है। जनरली कैल्विन साइकिल ही वर्क करेगा, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कैल्विन साइकिल को क्या कहते हैं, यूज़ नहीं करते, वो आपका C4 साइकिल, C4 पाथवे या आप कह सकते हैं हैच एंड सॉल्व साइकिल को यूज़ करते हैं। देखिए जनरली क्या है, हैच एंड सॉल्व साइकिल की आपका एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन किस लिए, ताकि जो प्लांट्स हैं वो इफेक्टिवली क्या कर सके, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सके किस में, ड्यूरिंग अ हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट। यानी क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो देखिए बेटा इसमें भी फिक्स होगा, लेकिन ये एडेप्टेशन है ताकि क्या कर सके, जो ड्राई या हॉट एनवायरनमेंट है उस दौरान एडेप्टेशन, उस दौरान जो कार्बन का फिक्सेशन है वो हो सके, तो उसके लिए आपका हैच एंड सॉल्व साइकिल कुछ प्लांट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हैच एंड सॉल्व साइकिल है वहाँ पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन भी मिनिमाइज कर दिया जाता है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसका जो वेस्ट है, यानी उसका जो हम एक्सेस या वेस्ट, जो हम ज़्यादा वेस्ट जो एनर्जी करते हैं उसको भी मिनिमाइज कर दिया जाता है। यानी फोटो रेस्पिरेशन अलॉन्ग विद व्हाट, क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं फोटो रेस्पिरेशन का, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है दैट कैन वेस्ट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ हमको एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कहाँ ज़रूरी है, कार्बन फिक्स करने के लिए और आपका क्या करने के लिए, जनरेशन करने के लिए ग्लूकोज का। सो इसलिए जो फोटो रेस्पिरेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी क्या होता है, हैच एंड सॉल्व साइकिल यूज़ कर दी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं कौन से स्टेप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। तो बेटा 3 स्टेप हैं इसमें भी, जैसे आपका कैल्विन साइकिल में था। सबसे पहला है आपका कार्बन फिक्सेशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज, और थर्ड है आपका कैल्विन साइकिल। देखिए अब एक एक करके इसको कवर करेंगे। सबसे पहला आता है आपका कार्बन फिक्सेशन। अब देखिए वहाँ जैसे कार्बन फिक्सेशन हो रहा था RuBP में, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो कार्बन फिक्सेशन है ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये C4 प्लांट्स में अकर कर रहा है, तो यहाँ पर जो कार्बन फिक्सेशन होगा बेटा ये आपका मीसोफिल सेल्स में अकर करेगा।
यानी प्लांट्स की जो लीव्स हैं उसके अंदर मेसोफिल सेल्स जो प्रेजेंट रहती है, तो प्लांट्स की जो मेसोफिल सेल्स हैं C4 प्लांट्स के अंदर ये उसमें अकर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो फिक्सेशन होगा वो सबसे पहले आपका 4 कार्बन में होगा। वहाँ पीछे आप देख रहे थे 5 कार्बन में फिक्सेशन हो रहा था, यहाँ आपका एक 4 कार्बन कंपाउंड में फिक्सेशन होगा। और जो 4 कार्बन कंपाउंड जहाँ फिक्सेशन हो रहा है वो है आपका ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट में इसका फिक्सेशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई डिफरेंस क्या है। वहाँ RUBP जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था वहाँ फिक्सेशन हो रहा है, यहाँ आपका एक 4 कार्बन कंपाउंड जो कि ऑक्सैलो एसीटेट है उसके अंदर ये फिक्सेशन होगा। प्लस वहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व था वो आपका रिबिस्को था, और यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है आपका PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो हो रहा है, हो रहा है कहाँ, मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स में फिक्सेशन हो रहा है, फाइन, बट कौन सा कंपाउंड है आपका 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि ऑक्सैलो एसीटेट है, उसके अंदर फिक्सेशन होगा। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फिक्सेशन के लिए वो यहाँ हेजेंसॉल्फ साइकिल में वो है आपका PEP कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा जो आपका ऑक्सैलो एसीटेट है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें फिक्सेशन हो रहा है वो आपका कन्वर्ट कर दिया जाता है, या तो देखिए या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका मैलेट में या वो कन्वर्ट होगा आपका एस्पर्टेट में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्जन कहाँ है, कन्वर्जन आपका किस में हो रहा है, मैलेट में होगा या आपका कन्वर्जन होगा एस्पर्टेट में। तो ये आपका कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस था जो आपका हेजेंसॉल्फ साइकिल या आपका C4 साइकिल में अकर करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जहाँ है ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज की। तो देखिए अब बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज में। देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज में क्या होता है, जो आपका 4 कार्बन कंपाउंड था वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है आपका मेसोफिल सेल से बंडल शीट के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है भाई, इनका बंडल शीट सेल्स के अंदर इस जो 4 कार्बन कंपाउंड था इसका ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन किस लिए करवाया जाता है, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, वहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो सके, यानी आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ था वो वापस से रिलीज हो सके या डिटैच हो सके। तो यानी क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा जो आपका प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ आपका जो 4 कार्बन कंपाउंड था वो सबसे पहले तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, बंडल शीट पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। और ट्रांसफ़र क्यों हुआ, ताकि जो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ था, राइट, वो क्या हो सके, वो डीकार्बोक्सिलेट हो सके, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ था वो वापस से रिलीज हो सके, राइट। और ये रिलीज होना क्यों ज़रूरी है, रिलीज होना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ व्हाट, जो कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्टेज ना हो ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, या आप कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं, राइट। तो ये है आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज। इसके बाद आता है लास्ट आपका कैल्विन साइकिल। तो कैल्विन साइकिल अभी आप पढ़ ही चुके हैं कि कैल्विन साइकिल में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुआ था, यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था यही कहाँ एंटर करता है, आपका कैल्विन साइकिल में एंटर करता है, राइट। और कैल्विन साइकिल में एंटर करके क्या होगा भाई, वो एक 5 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही कैल्विन साइकिल की बाकी का रेस्ट ऑफ द साइकिल था उसी तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। सो ये इट इज़ ऑल अबाउट योर हेजेंसॉल्फ साइकिल। यहाँ मैंने आपके साथ एक रिप्रेजेंटेशन शेयर किया है जहाँ पे आप देख सकते हैं हेजेंसॉल्फ साइकिल ऊपर है यहाँ पर, और नीचे आप देख सकते हैं बंडल शीट। देखिए ऊपर मेसोफिल सेल्स में मैंने आपको बताया ऑक्सैलो एसीटेट था, राइट, और ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में या किसमें एस्पर्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और बंडल शीट में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो आपका कहाँ यूज़ हो जाएगा, वो आपका कैल्विन साइकिल में यूज़ कर दिया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर यानी ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ C4 साइकिल यानी हेजेंसॉल्फ साइकिल। एंड आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना। टिल देन मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।